हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द काज ऑफ फ्रिक्शन। देखो, आपने डेली लाइफ में कभी ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई वस्तु, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, साइकिल की बात करते हैं। इफ़ यू आर पैडलिंग ए साइकिल, साइकिल को आप पैडल मार रहे हैं, राइट, साइकिल किसमें आ गई, मोशन में आ जाती है। इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग, तो साइकिल तो मोशन में है ही अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन। मान लो आपने ब्रेक भी नहीं लगाए और फिर भी साइकिल किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। जबकि सेकंड लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए था कि यदि साइकिल मोशन में है तो वो लगातार किस में रहनी चाहिए थी, मोशन में ही। इसी प्रकार से जैसे हम और कोई व्हीकल है, किसी व्हीकल के इंजन को स्टार्ट करके एक बार उसको मोशन में ले आए और सेकंड लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए था, वो ऑब्जेक्ट लगातार मोशन में रहना चाहिए था। जैसे मान लो हमारे पंखे की बात करते हैं, हम एक बार पंखे को रोटेट करवा दें, मोशन में आ गया। अब सेकंड लॉ के अनुसार वो पंखा लगातार घूमना ही चाहिए जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हो, जो पंखा, हमने पंखे को हाथ भी नहीं लगाया, केवल स्विच ऑफ किया, तब भी वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स और है जो इन बॉडीज़ की मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, राइट। सो हाउ वी विल डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज वी कैन से दैट फ्रिक्शन is an opposing force that comes into play when one body actually moves or even tries to move over the surface of another body। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपोजिंग फोर्स है ना, फ्रिक्शन, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन में कब आता है, जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर या तो मूव करेगी या फिर ट्राइज टू मूव। मतलब कोई बॉडी यदि मूव करने की कोशिश भी करेगी तो भी क्या होगा, देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब हम यहाँ बात करते हैं कि व्हेन ए बॉडी एक्चुअली मूव्स, तो हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट, ए बॉडी कैन स्लाइड, और दूसरा ए बॉडी कैन roll। If a body slides over the surface of another body, then the friction is known as sliding friction। ये वाला फ्रिक्शन कौन सा कहलाता है, sliding friction। And if a body rolls, then it is known as rolling friction। दोनों के हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लियर करने के लिए। What is sliding friction? जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई ब्लॉक है और ये क्या है, हॉरिजेंटल लेवल, या यूँ कह दें कि ग्राउंड पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। जैसे कोई टेबल वगैरह है, आपकी क्लासरूम में कोई टेबल है, आप टेबल को धक्का मारते हो या पकड़ के खींचते हो, पुल करते हो, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। रोलिंग, इफ ए बॉडी रोल्स, जैसे मान लो टायर ऑफ योर साइकिल क्या करेगा, ग्राउंड पे रोल कर रहा है, राइट। सो व्हीकल्स ऑफ ए टायर रोल्स ऑन ग्राउंड। तो जहाँ पे इफ ए बॉडी, जैसे ये पेन है, इसको हमने यहाँ रख दिया, इट इज़ रोलिंग, नाउ इट इज़ रोलिंग, राइट, दिस इज रोलिंग, दिस इज स्लाइडिंग, इसको मैं पुश कर रहा हूँ, दिस इज स्लाइडिंग, नाउ दिस इज रोलिंग। सो इफ ए बॉडी स्लाइड्स देन द फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इफ ए बॉडी रोल्स देन द फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द causes of sliding friction and rolling friction। What is the origin या what is the cause of sliding friction? तो इस पे हमारे पास में दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक को हम बोलते हैं ओल्ड व्यू और एक को हम बात करेंगे मॉडर्न व्यू। दोनों के जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, एंड विच इज़ द व्हाट मे बी द पॉसिबल काज, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द ओल्ड व्यू, पुरानी जो विचारधारा है ऑन द काज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो क्या है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, रफनेस ऑफ सरफेस इज काज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो, कोई सरफेस जो हमें नेक्ड आई से काफ़ी स्मूथ दिखाई दे रहा है, यदि उसी सरफेस को हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सरफेस में हमें इस प्रकार की इर्रेगुलरिटीज़ दिखाई देती हैं,
राइट। सपोज वी हैव टू सरफेस, वन सरफेस अनदर सरफेस। अगर हम इस सरफेस को नेक्ड आई से देखते हैं तो हो सकता है कि ये सरफेस हमें काफ़ी स्मूथ दिखाई दे, लेकिन इसी सरफेस को हम किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये वाला जो सरफेस है इसमें इस प्रकार की इर्रेगुलरिटीज़ हमें दिखाई देती हैं। और ये जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं, राइट, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन। प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन इस रूप में होते हैं। प्रोजेक्शन कौन सा है? वो हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ है। डिप्रेशन वो हिस्सा जो नीचे दबा हुआ है। मतलब सरफेस हमें जिगजैग टाइप के दिखाई देंगे इस प्रकार के। अब यदि इस सरफेस को हम इस सरफेस पे स्लाइड करवाते हैं तो सिचुएशन कौन सी बनेगी? इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। जैसे ही सरफेस को यहाँ रखा, इन सरफेस के बीच में जो इर्रेगुलरिटीज़ है ना, दे गेट इंटरलॉक। ये इर्रेगुलरिटीज़ एक दूसरे में फंस जाते हैं। जैसे आपने इंटरलॉकिंग का नाम सुना होगा ना, कपड़े को सिलने के बाद में उसकी इंटरलॉकिंग कर देते हैं मजबूती के लिए। उसी प्रकार से जब हम एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस रख दिया तो ये जो इर्रेगुलरिटीज़ है ये एक दूसरे में इस प्रकार से फंस जाते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन हो जाती है। अब यदि हम इस ब्लॉक को मूव करवाना चाहते हैं, स्लाइड करवाना चाहते हैं, देन वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, राइट, वी हैव टू पुश दिस ब्लॉक, राइट। तो कब मूव करेगा? जब हम इन इर्रेगुलरिटीज़ को तोड़ेंगे तब ये सरफेस मूव करेगा। इसका मतलब इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए? जितने फोर्स से ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे में धंसे हुए हैं, इनके बीच में जो इर्रेगुलरिटीज है, राइट। सो यहाँ पर वी कैन से दैट इन इर्रेगुलरिटीज़ को तोड़ने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वो ही किसके बराबर होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा यहाँ पर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, व्हाट इज द काज ऑफ फ्रिक्शन? दिस रफनेस ऑफ सरफेस इज काज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। यदि हम बात करते हैं कि दिस इज द पॉसिबल काज, नो, इट इज़ नॉट द राइट रीज़न, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? देखो लिमिटेशंस क्या है अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू के अनुसार इफ़ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे मान लो ये हमारा दो सरफेस हैं, अगर हम इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर देते हैं, देन अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट इंक्रीज। देखो ओल्ड व्यू के अनुसार हमारे पास में फैक्ट क्या है? इफ़ वी इंक्रीज द एरिया, जैसे पहले हमने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इतना था, अब यदि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होना चाहिए, राइट। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो ये मेरे पास में ब्लॉक है, नाउ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस। अगर मैं इसको यूँ पुट कर देता हूँ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया। अगर इसको उठा के मैंने यूँ पुट कर दिया तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और भी कम हो गया। ओल्ड व्यू के अनुसार अगर इसको मैंने इस पोजीशन में रखा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मिनिमम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी मिनिमम। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? जब तक हम इस ब्लॉक का वेट या मास चेंज नहीं करेंगे तब तक इसको हम चाहे यूँ रख दें, यूँ रख दें या यूँ रख दें, force of friction will remain same. So this is the limitation of old view. So one of the limitation of old view क्या आएगा हमारे पास में? If we increase the area of contact, force of friction also increases according to old view. But according to experiment, force of friction is independent of area of contact. This is one of the limitation. Another limitation of old view, वो क्या है? देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेनिसेस विद स्मूथनेस ऑफ सरफेस। देखो इसका मतलब क्या है? ओल्ड व्यू क्या कहता है कि यदि सरफेस रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट। अगर हम सरफेस को स्मूथ कर देंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो यही कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेनिस का मतलब समाप्त होना, खत्म होना, कम होना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेनिसेस विद स्मूथनेस ऑफ सरफेस, but it is found that force of friction increases with smoothness of surface in contact. ओल्ड व्यू के अनुसार यदि हम इन सरफेस को स्मूथ कर देते हैं, राइट, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होना चाहिए,
लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलता है, इट इज़ फाउंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद स्मूथनेस ऑफ सरफेस. वी विल डिस्कस द रीजन बिहाइंड दिस इन द नेक्स्ट मॉडर्न व्यू. सेकेंड जो हमारे पास में जो विचारधारा है, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न व्यू. व्हाट इज द मॉडर्न व्यू, या ये कहते हैं कि व्हाट इज द काज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो इस पे जो दूसरी विचारधारा कौन सी है, मॉडर्न व्यू. ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सर्फेसिस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट. अब यहाँ पर मीनिंग आता है हमारे पास में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट. जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. यदि हमारे हैंड्स की फिंगर्स को हम इस प्रकार से करते हैं, देन वी विल फाइंड दैट फिंगर्स के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाती है. देखो हम जहाँ से हम आर पार देख सकते हैं. यदि हम इसको मोटे तौर पे कहेंगे, तो मान लो हम फिंगर्स की बात करते हैं, ये मेरी फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर को यहाँ से यहाँ तक टच करती है. दिस इज अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे अपरेंट एरिया. लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि ये फिंगर पूरी की पूरी इसको टच नहीं करती है, बीच बीच में खाली जगह है. तो जहाँ जहाँ टच कर रही है वो क्या होगा, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और इसको हमने मोटे तौर पे देखा तो यहाँ से यहाँ तक हमें टच करती हुई दिखाई दे रही है. दिस इज एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. जहाँ दिस इज अपरेंट एरिया, जो हमने मोटे तौर पे देखा अपरेंट एरिया. वास्तव में कहाँ कहाँ टच करती है, दैट इज एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो मॉडर्न व्यू के अनुसार ये रीजन आता है कि जब हम दो सरफेस को एक दूसरे पे रखते हैं, देन इट इज़ वेरी क्लियर दैट सरफेसेस, जो सरफेस हमें काफ़ी स्मूथ दिखाई दे रहे हैं, उनमें क्या होते हैं, डिप्रेशंस और प्रोजेक्शंस होते हैं, इरेगुलरिटीज होते हैं. जब एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे हम रखेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, एक तो ये वाले पॉइंट हो गए एक्चुअल कॉन्टैक्ट, एक हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दिस इज अपरेंट एरिया. हमने एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक हमें लग रहा है कि ये दोनों सरफेस क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं. दिस इज अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. लेकिन ये वास्तव में कहीं कहीं टच कर रहे हैं बीच में, इन इरेगुलरिटीज़ के कारण से एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. अगर हम इन दोनों की बात करें, इफ़ यू कैलकुलेट दीज टू एरियाज, एक तो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और एक ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इनका जो रेशियो होता है इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, 1:10⁴ इस अनुपात में होते हैं. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू एट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, इन दो सरफेस के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एटॉमिक, अगर एटम्स हैं तो एटॉमिक फोर्स होगा, मॉलिक्यूल हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स होगा. और यही जो स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिकुलर फोर्स है, दैट इज़ द काज ऑफ फ्रिक्शन. देखो अब यहाँ पर हम एक नई टर्म यूज करेंगे, अडेसिव फोर्सेस. एक होता है कोहेसिव फोर्स. अडेसिव फोर्स क्या होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. जैसे मान लो आपने एक ट्रांसपेरेंट गिलास, जैसे कांच का गिलास लिया, उसमें दूध डाला, आप गिलास को खाली करोगे, हमें बता सकते हैं गिलास को देख के कि इसमें दूध डाला हुआ है, क्योंकि दूध के कुछ मॉलिक्यूल गिलास से चिपक जाते हैं. अब दूध और गिलास के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, एडेसिव फोर्स है, राइट. यदि उसी गिलास में आप मरकरी डालते और मरकरी को खाली करते तो हम बता भी नहीं सकते थे कि वहाँ पर उसमें मरकरी डाली थी. जैसे दूध का तो हमने बता दिया, इसका मतलब दूध के कुछ मॉलिक्यूल किससे चिपक गए, गिलास से चिपक गए. लेकिन मरकरी के मॉलिक्यूल, एक भी मॉलिक्यूल गिलास से नहीं चिपकेगा, मरकरी का मॉलिक्यूल मरकरी से चिपकेगा. तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स है, देखो यहाँ हम दो प्रकार के फोर्स की बात करें. एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज एडेसिव. एक होता है कोहेसिव फोर्स, इसके अपोजिट होता है कोहेसिव. कोहेसिव फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस. अब यहाँ हमारे पास में दो अलग अलग सरफेस हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा यहाँ पर, एडेसिव फोर्स. दिस एडेसिव फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल. देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि बीच बीच में टच करते हैं कहीं कहीं पे. सो
adhesive force is large, area of contact is very small, and we know that pressure क्या होता है, force per unit area. So at the point of contact, यदि हम adhesive pressure की बात करेंगे, then this adhesive pressure is very very large. इसका मतलब एक सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एडेसिव फोर्स लगाते हैं, और इस एडेसिव प्रेशर के कारण से क्या होगा, इनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे में इतना मजबूती से धंस जाते हैं कि वी कैन से दैट देयर इज कोल्ड वेल्डिंग। इन एटम की एक प्रकार से कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है। वेल्डिंग का आपने नाम सुना होगा ना, दो अलग अलग मेटल्स को मेल्ट करके हम वेल्ड कर देते हैं, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ बिना मेल्ट के बिना हीट के ही एटम क्या हो गए, एक दूसरे से वेल्ड हो गए। सो वी कैन से दैट कि ये जो एडेसिव प्रेशर है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनकी जो दो अलग अलग हमारे पास में सरफेस थे, इनके एटम एक दूसरे के साथ में वेल्ड हो गए, जुड़ गए। इसको हमने क्या नाम दे दिया, कोल्ड वेल्डिंग। अब इस कोल्ड वेल्डिंग को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम इस सरफेस को मूव करवाना चाहते हैं, वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब ये जो मॉडर्न व्यू है ये कैसे एक्सप्लेन करती है ओल्ड व्यू की लिमिटेशंस को। जो पुरानी विचारधारा थी ओल्ड व्यू, उसकी लिमिटेशंस को ये हमारा मॉडर्न व्यू कैसे एक्सप्लेन करता है। देखो ओल्ड व्यू की पुरानी जो विचारधारा थी उसकी पहली लिमिटेशन क्या थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या कहती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि जब हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे, राइट, देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो फोर्स एडेसिव फोर्स है दिस विल इंक्रीज, साथ में क्या होगा, एरिया भी तो बढ़ेगा, तो एडेसिव प्रेशर क्या रहेगा, सेम। देखो फिर से देखते हैं मॉडर्न व्यू के अनुसार, जब हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करेंगे, हमारे पास में ये वाला जो एरिया, इन दोनों सरफेस का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या हुआ, एडेसिव फोर्स बढ़ा, एडेसिव फोर्स बढ़ा तो साथ में एरिया भी तो बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा, एडेसिव प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। इसलिए जो हमारी ओल्ड व्यू है वो फेल हो जाती है जो फ्रिक्शन के रीजन को एक्सप्लेन करने में। ओल्ड व्यू की दूसरी लिमिटेशन क्या थी, स्मूथनेस ऑफ सरफेस विद स्मूथनेस ऑफ सरफेस। ओल्ड व्यू के अनुसार यदि सरफेस को स्मूथ कर देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न व्यू के अनुसार यदि हम सरफेस को स्मूथ कर देंगे तो क्या होगा, उस केस में जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वी कैन से दैट इफ वी स्मूथन द सरफेस को आप काफ़ी स्मूथ कर दो दोनों सरफेस को, तो क्या होगा, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल इंक्रीज। इसका मतलब एडेसिव फोर्स इंक्रीज होगा, राइट, एडेसिव फोर्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सो दिस इज द काज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बात करते हैं व्हाट इज द काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अब बात करते हैं व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। लास्ट में हमने क्या देखा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन का कारण क्या होता है, वी नो दैट व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे हमारे पास में कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो जब ये ऑब्जेक्ट रोल करता है तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो वी कैन से दैट इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट पे यदि हम प्रेशर निकालेंगे देन प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल। सो प्रेशर हुआ वेट अपॉन एरिया, एरिया इज स्मॉल, इट मीन्स प्रेशर इज वेरी वेरी लार्ज। सो ड्यू टू दिस लार्ज प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर देर विल बी डिप्रेशन ऑन दिस सरफेस। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पर तो क्या आएगा, डिप्रेशन, और इसके फ्रंट में जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है इसके फ्रंट में क्या होगा, ये सरफेस इस प्रकार से ऊपर उठ गया। दिस पॉइंट इज नोन एज माउंट और बम्प, इसको हम बोलते हैं माउंट या बम्प। सो
वी कैन से दैट व्हेन ए बॉडी रोल्स देन डिप्रेशन एंड माउंट आर क्रिएटेड। सो इस ऑब्जेक्ट को लगातार क्या करना होगा, इस डिप्रेशन को पार करना होगा, साथ में ये जो माउंट है इसको पार करना होगा। ये दोनों मिलके क्या लगाते हैं, इस पर फ्रिक्शन लगाते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कभी आपने साइकिल चलाई हो, साइकिल के टायर में हवा कम हो तो आपने महसूस किया होगा हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इफ़ टायर्स आर फुली इन्फ्लेटेड, टायर्स में आपने फुल हवा भर रखी है तो आपको लगता है कि साइकिल बड़ी आसानी से चल रही है, बड़ी ईजी चल रही है। तो वह क्यों होता है कि देखो, जब ये रोलिंग सरफेस इस सरफेस को नीचे डिप्रेस करता है तो उसके बदले में क्या होगा, ये भी इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करता है। जब टायर में हवा कम है तो ये ग्राउंड क्या करेगा, टायर्स को काफ़ी कंप्रेस कर देता है, राइट। सो फोर्स ऑफ कंप्रेशन बढ़ जाएगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। सो व्हाट इज द काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, दिस डिप्रेशन एंड दिस माउंट क्रिएट्स फ्रिक्शन, दिस इज द काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। फर्दर हम फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन या कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, और दूसरा होता है इंटरनल फ्रिक्शन। तो जनरली इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है ना, इट इज़ इन केस ऑफ लिक्विड, ये होता है लिक्विड के केस में, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कहते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। आपने देखा होगा कभी आप पानी को एक बाल्टी में लेके घुमाओगे तो पानी इस प्रकार की लेयर्स में मूव करता है, तो इन लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन, राइट। एक्सटर्नल फ्रिक्शन किस केस में मिलेगा, इन केस ऑफ सॉलिड्स, व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन, राइट। अब ये जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है इसको हम आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप। कौन कौन सी टाइप है इसकी, इसको हम डिस्कस करेंगे। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। Now we are discussing type of external friction, types of external friction, right। First type कौन सी है, static friction। What is static friction? देखो the word static का मीनिंग होता है at rest, इसको समझते हैं what is static friction। जैसे मान लो ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस सरफेस में हमने किसी ब्लॉक को पुट कर दिया, राइट। दिस इज एनी ब्लॉक ऑफ मास m, तो इसका वेट कितना होगा, वेट mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सो क्या होगा, ड्यू टू इट्स वेट, ये सरफेस, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को, ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करता है, इट प्रेसेस द ग्राउंड। हालांकि हमें दिखाई नहीं देगा, जैसे आपने फर्श के ऊपर टेबल को रख दो, चेयर को रख दो, आपको महसूस थोड़ी होता है, बट इट स्लाइटली कंप्रेस द ग्राउंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। यहाँ से ग्राउंड नीचे की तरफ कंप्रेस होगा, उसके बदले में क्या होगा, ये जो ग्राउंड है इसको बैलेंस करने के लिए इट विल गिव इट्स रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। दिस आर इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, जो इस ग्राउंड ने शो किए इसके वेट को बैलेंस करने के लिए, राइट। नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ वी अप्लाई सम फोर्स, लेट P1 इज एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम आगे की तरफ पुल करते हैं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लो हमने अप्लाइड फोर्स काफ़ी कम लगाया है, जैसे आप एक्सपीरियंस करना, आप किसी भारी वस्तु को खींचने की कोशिश करोगे या पुश करने की कोशिश करोगे, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, इसका मतलब देयर इज सम फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो वो फोर्स क्या, कौन सा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने दे रहा है, उसका नाम क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो हमने ये कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को इधर पुल किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, तो क्या करोगे आप, इस अप्लाइड फोर्स को और बढ़ाओगे, रिजल्ट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इंक्रीज होगा। अब यदि आपको इसको मूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ जाता तब तक क्या होगा, अप्लाइड फोर्स दैट इज P
इज अप्लाइड फोर्स एंड एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तब तक ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब तक ये दोनों ऑब्जेक्ट, जब तक ये ब्लॉक इसमें है, रेस्ट में। देन दिस अप्लाइड फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। तब इसी का नाम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन तभी ही आएगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। वी नो दैट फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, कभी कोई अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ही क्या आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। और ये अप्लाई फोर्स आपने कम लगाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, फोर्स को और बढ़ाओगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ेगा। तो अप्लाइड फोर्स की एक लास्ट लिमिट तो आएगी, जिसके बाद में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा। तो इस अप्लाइड फोर्स की जो लास्ट लिमिट है, राइट, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में यदि आप फोर्स को और आगे बढ़ा दोगे, देन दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। तब वहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल मोशन शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर एक्चुअल मोशन शुरू हो जाती है, उस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। सो फर्स्ट, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो हाउ वी विल डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या डेफिनेशन होगी, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body tends to move over the surface of another body but actual motion is not started। जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर है, इस अप्लाइड फोर्स के बराबर, राइट। जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, एक्चुअल मोशन शुरू नहीं हो जाती है, तब तक यहाँ पर जो अपोजिंग फोर्स होगा उसका नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ पर वी कैन से दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब ये अपने आप को एडजस्ट करता है। किस प्रकार से एडजस्ट करता है, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड, राइट। वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड इज अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले आपने कम फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, फिर आप फोर्स को और बढ़ाओगे, फिर भी मूव नहीं करता, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ रहा है। फिर आपने और लगाया, एक लास्ट लिमिट के बाद में तो मोशन को शुरू होना ही है, लेकिन तब तक क्या हो रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी स्पीड के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड इज अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इज opposite to motion। so we can say that static friction is a self adjusting force। सेकेंड टाइप क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन है अप्लाइड फोर्स के साथ में बढ़ता जाएगा, फोर्स को बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, एक लिमिट आएगी जिसके बाद में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, राइट। तब तक क्या हुआ, इस अप्लाइड फोर्स के साथ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता गया। सो अप्लाइड फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। तो ऑब्जेक्ट के मूव करने से जस्ट पहले, मतलब लास्ट लिमिट आ गई जहाँ पर मोशन को शुरू होना है, उससे जस्ट पहले अप्लाइड फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही किसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की इसी मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर एक्चुअल मोशन शुरू होने वाली है, उसी का नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो हाउ वी विल डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। मतलब जस्ट एट द वर्ज का मतलब क्या है, बिल्कुल चलने की कंडीशन में आ गई, लास्ट आपने फोर्स लगा दिया और उसके बाद में थोड़ा बहुत भी इंक्रीज कर दोगे, ये बॉडी चलना शुरू कर देती है। दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दिया, अब इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसका नाम क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक मीन्स इन मोशन। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन देन द अपोजिंग फोर्स इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। सो हाउ वी विल डिफाइन काइनेटिक फ्रिक्शन,
द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम ये कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो तब भी रहता है, लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? जब ये ऑब्जेक्ट राइट इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, तो जैसा हमने पढ़ा था कि इनके बीच में क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं जो एक दूसरे में धंस जाते हैं, फंस जाते हैं। इन इरेगुलरिटीज़ को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि एक दूसरे के साथ में कोल्ड वेल्डिंग बनाए, इंटरलॉकिंग हो जाए इनकी, राइट। सो इस कारण से क्या होता है, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट इनिशियली क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के साथ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली इंक्रीज होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू आती है जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद में मोशन शुरू हो जाती है। सो विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक दैट इज दिस पार्ट ओ ए रिप्रेजेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हमने एफ एस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ए पे क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस पी ए रिप्रेजेंट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद में क्या होगा, व्हेन एक्चुअल मोशन इज स्टार्टेड, तो जैसा हमने आपको बताया था अभी कि काइनेटिक फ्रिक्शन बिकम्स समव्हाट लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ दिस वैल्यू इज काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो फिर भी बना रहेगा, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी कंटिन्यूअस बट विल बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो यहाँ से हम देखते हैं कि दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट फ्रिक्शन, इट्स टाइप्स, काज ऑफ फ्रिक्शन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।